कांग्रेस जिसने हमारे भारत को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करवाया और आज हमारे भारत को आज़ाद हुए पूरे 75 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें से 49 वर्षों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। अब 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 543 सीटों में से केवल 44 सीटों पर ही अपना प्रभुत्व जमा पाई। और तो और भारत का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश, जहां पर 403 सीटें हैं, अब कांग्रेस इस 403 सीटों में से केवल 7 सीटों पर ही अपना जीत दर्ज करा पाई। सोचिए कांग्रेस की कितनी बड़ी हार थी। अब कांग्रेस की इस तरह लगातार बिगड़ती हुई हालत ये संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में कहीं इनका भविष्य खतरे में न पड़ जाए और बेचारे राहुल गांधी का स्वप्न अधूरा न रह जाए। क्योंकि आज 2022 में देखा जाए तो कांग्रेस केवल 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक ही सिमट कर रह गई है। अब कांग्रेस का इतना बुरा हाल होने के पीछे लोगों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई बड़ा और योग्य नेता है ही नहीं जो इस सत्ता को अच्छे ढंग से चला सके। खैर, इसके अलावा जो सबसे बड़ा और अहम कारण माना जाता है वो है इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुए काले कारनामे और राजीव गांधी व डॉक्टर मनमोहन के कार्यकाल में हुए घोटाले, जिन्होंने उस समय पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। और आज बीजेपी उन्हीं काले कारनामों और घोटालों को मुद्दा बनाकर हर बार इनसे आगे निकल जा रही है। मतलब कि कांग्रेस द्वारा की गई वो गलतियां बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र का कार्य कर रही हैं। तो क्या है कांग्रेस सरकार द्वारा अतीत में की गई वो गलतियां और कैसा रहा इनका इतिहास, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो साल 1885 का समय था जब ब्रिटिश जनरल A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया। अब कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र था। मतलब कि अंग्रेजों ने दिमाग लगाया था कि जो भी भारतीय क्रांतिकारी हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहा है उसको हम इस कांग्रेस पार्टी में अपने शामिल करेंगे और फिर उसका खात्मा कर देंगे। अब इसी की चालाकी में अंग्रेजों ने दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था और हमारे भारतीयों को आश्वासन दिया कि कांग्रेस की स्थापना हम केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रत्येक भारतीय अपनी समस्या को इसकी सहायता से हमारे सामने रख सकेगा। किंतु अंग्रेजों द्वारा रचा गया वो षड्यंत्र उन पर ही भारी पड़ गया। मतलब कि कांग्रेस की सहायता से भारतीय क्रांतिकारियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भी धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे भारत को आज़ादी मिली। खैर, 1947 में आज़ादी के बाद कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया। अब नेहरू जी ने किसानों और शिक्षा के लिए तो जमकर कार्य किया ही, साथ ही विदेश नीति को सूझबूझ कर गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत भी दिया। अब उदाहरण के तौर पर देखें तो अमेरिका और रसिया के बीच का कोल्ड वार, जिसमें अपने भारत ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया था, और वर्तमान में गुटनिरपेक्षता का उदाहरण देखें तो रसिया और यूक्रेन का वार हमारे सामने है, जिसमें अभी तक हमारे भारत ने किसी भी देश का पक्ष नहीं लिया है। वैसे नेहरू ने भी कुछ ऐसी गलतियां की थी जिसका खामियाजा आज भी हमारा भारत भुगत रहा है, जैसे कि कश्मीर का मुद्दा। मतलब कि ये चाहते तो उसी समय इस कश्मीर के मुद्दे को सैन्य ताकतों की सहायता से हल कर सकते थे, किंतु इन्होंने इस मुद्दे को ले जाकर के यूजन में रख दिया। अब संयुक्त राष्ट्र में ये मुद्दा आज तक वैसे ही अधूरा लटका हुआ है। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनकी बेटी इंदिरा गांधी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनती हैं और ये अपने कार्यकाल के दौरान मतलब कि 1966 से 1977 के बीच कुछ ऐसे कार्य कर बैठी जिसने भारत के लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा दिया। हालांकि इन्होंने कुछ अच्छे कार्य भी किए थे, जैसे कि पोखरम का परमाणु परीक्षण, फिर भारत और पाकिस्तान के बीच का महायुद्ध जिसमें अमेरिका, सऊदी अरब, इंडोनेशिया ये सभी पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। किंतु इन सभी को नजरअंदाज करते हुए इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश बना दिया और मात्र 13 दिनों में ही पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करवा दिया था। और उनके समय की ये जीत भारत की आज भी सबसे बड़ी जीत है। इसके अलावा इंदिरा गांधी की गलतियों के बारे में बात करें जिसने कांग्रेस की छवि को प्रभावित किया, तो पहला मामला शुरू होता है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से, जिन्हें आज तक का सबसे बुद्धिमान और सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री कहा गया है। अब ये ताशकंद में कुछ जरूरी काम से गए हुए होते हैं और वहीं पर इनकी संदिग्ध मृत्यु हो जाती है। इनके मृत्यु के पश्चात इंदिरा गांधी तुरंत ही प्रधानमंत्री बनती हैं और गलती ये करती हैं कि वो इनकी मृत्यु की कोई भी जांच नहीं करवाती हैं कि किन कारणवश उनकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी गलती 26 जून 1975 को लगाया गया बेवजह आपातकाल। अब इसका पूरा मामला ये था कि 1971 के हुए लोकसभा चुनाव में इन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण सिंह को 11 लाख वोटों से हराया था।
अब 11 लाख वोटों से हार जाना राजनारायण को ये बात हजम नहीं हुई और इन्होंने तत्काल इंदिरा गांधी के इस जीत के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया कि इन्होंने चुनाव के दौरान कई भ्रष्ट तरीके अपनाए, नियमों का उल्लंघन किया और वोटरों को लुभाने के लिए सरकारी संपत्तियों का प्रयोग किया और चुनाव जीत गई। अब इनके खिलाफ इस कानूनी प्रक्रिया के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इनका चुनाव रद्द कर दिया और इन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया। अब कोर्ट के इस फैसले से डरकर और सत्ता की लालच में इंदिरा गांधी ने सरकार के जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन कर दिया, किंतु इसके बावजूद भी इनके विपक्षी नेताओं ने इनसे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा का मांग किया। लेकिन सत्ता की लालच में इंदिरा गांधी 25 जून 1975 की रात को ही भारत के राष्ट्रपति के साथ आपातकाल की योजना बना लेती हैं और इसके अगले सुबह ही मतलब कि 26 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर देती हैं। अब इस बेवजह आपातकाल के दौरान ये यहाँ भी नहीं रुकती, मतलब कि आपातकाल की घोषणा के दौरान भारत की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए पुरुषों की नसबंदी का अभियान चला दिया और तो और जो अविवाहित और नाबालिग बच्चे थे उनका भी जबरन नसबंदी करवाया। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि इंदिरा गांधी द्वारा लिया गया वो बेवजह आपातकाल का फैसला भारत के लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा गया। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के कार्यकाल में भी बहुत बड़ा घोटाला होता है और वो घोटाला संबंधित होता है बोफोर्स हथियारों के आयात से। और उस समय हुआ ये घोटाला भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। अब इस घोटाले के बारे में थोड़े विस्तार से बात करें तो भारत 1986 में हथियारों की आपूर्ति करने के लिए स्वीडन कंपनी बोफोर्स के साथ 402 बोफोर्स हथियार आयात करने के लिए 1.42 अरब डॉलर का डील किया था। किंतु ये जो डील हुआ था 1.42 अरब डॉलर का, इसे भारत और स्वीडन ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया था, बल्कि इसे एक बिचौलिए के माध्यम से मतलब कि एक दलाल के माध्यम से किया गया था। और वो दलाल इटली का रहने वाला इतावली व्यापारी ओत्तावियो क्वाचिकोत्री नाम का था और इसे राजीव गांधी का करीबी भी बताया गया है। और वो घोटाला भी राजीव गांधी के सहयोग से इस दलाल ने किया था, मतलब कि इसने बोफोर्स डील 1.3 अरब डॉलर में किया, किंतु राजीव गांधी के सहयोग से मतलब कि राजीव गांधी के मिली भगत से इसने भारत सरकार से 1.42 अरब डॉलर ऐंठ लिया था। जरा सोचिए कि इतने बड़े अमाउंट का घोटाला, वो भी उस समय जब अपने भारत में गरीबी और भुखमरी एक चरम सीमा पर थी। हालांकि राजीव गांधी के मृत्यु के बाद इनको इस केस से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन इसकी कानूनी प्रक्रिया लगातार चलती रही और 2018 में जाकर के समाप्त हुई। खैर, अब इनके बाद 2004 से 2014 के बीच हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन का कार्यकाल आता है, जिन्हें पेटीकोट गवर्नमेंट का कार्यकाल भी कहा गया है। पेटीकोट गवर्नमेंट का कार्यकाल इसलिए क्योंकि भले ही प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हों, लेकिन सत्ता की पूरी ताकत सोनिया गांधी के हाथों में थी। अब इनके कार्यकाल में बहुत ढेर सारे घोटाले हुए थे, जिनमें से पहला है 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, जो कि 2008 में हुआ था। अब जैसे 5G आने से पहले हमने सुना था कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हुई है, जिसमें जियो कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी ने इस नीलामी में सर्वाधिक बोली लगाई। ठीक इसी तरीके से अब 2008 में जब 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हुई तो उस समय के दूरसंचार मंत्री ए राजा थे। अब इन्होंने 2G स्पेक्ट्रम को कुछ अयोग्य कंपनियों के हाथों में तो दिया ही, साथ ही उन्हें इतने कम दामों पर दे दिया कि अपने भारत सरकार को 1760 अरब रुपए का नुकसान हो गया। और इन्हीं सारी कमियों की वजह से सरकारी कंपनी BSNL बहुत ही पीछे है। फिर इसके बाद पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा मुंबई में 26/11 का आतंकी हमला, जिसने उस समय पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। अब इस आतंकी हमले का जवाब देने के लिए हमारे भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के आतंकी शिविर बालाकोट को तहस-नहस करने का योजना बनाया, किंतु मनमोहन सिंह की कठपुतली वाली सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया और पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया। अब इससे हुआ ये कि उन आतंकवादियों का मनोबल और भी बढ़ गया और आज परिणाम आपके सामने है। मतलब कि 10 साल बाद उन्होंने पुलवामा में फिर से आतंकी हमला किया, जिसमें हमारे भारत के कुछ जवान शहीद हो गए।
लेकिन इस बार मोदी सरकार ने उन आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करवाया, जिसमें हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने बालाकोट के आतंकी शिविर को एकदम से तहस नहस कर दिया। अब तीसरा घोटाला 2010 में अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ गेम को लेकर हुआ। अब ये अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ गेम हमारे भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा था, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात थी। लेकिन उन भ्रष्टाचारी नेताओं और यूपीए के सहयोग से बनी कांग्रेस सरकार की लापरवाहियों की वजह से 70,000 करोड़ के घोटाले ने हमारे भारत की इज्जत पर दाग लगा दिया। फिर तीसरा घोटाला है कोयला घोटाला, जो कि 2010 के तुरंत बाद 2012 में हुआ था। फिर अभी साल 2012 गुजरा भी नहीं था कि कांग्रेस सरकार ने फिर से एक घोटाला कर दिया, और वो घोटाला संबंधित था भारतीय वायुसेना में हेलीकॉप्टर के आयात से। अब जान लीजिए कि ये घोटाला भारत में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि इस घोटाले में कई भारतीय राजनेता और सोनिया गांधी, वायुसेना के एयर चीफ एसपी त्यागी और हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। अब मामला यह था कि अपना भारत अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से 3600 करोड़ रुपए में 12 हेलीकॉप्टर परचेस करने वाला था, जिसमें 360 करोड़ का घोटाला सामने आया था। फिर अगला घोटाला है आदर्श घोटाला, जो कि 2012 में ही हुआ था। अब इस घोटाले के बारे में आप सुनेंगे ना तो कहेंगे कि यार चल क्या रहा था उस समय, यानी कि जो भी मन में आ रहा था ये लोग वैसे ही कर रहे थे। तो अब इसका मामला ये था कि भारतीय सीमा की रक्षा करते हुए जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उनकी विधवा पत्नियों के लिए और रक्षा कर्मियों को रक्षा मंत्रालय की तरफ से मुंबई की कोलाबा सोसाइटी में 31 मंजिला इमारत में एक एक फ्लैट दिए जाने थे। लेकिन कांग्रेस सरकार के कुछ भ्रष्ट नेताओं और महाराष्ट्र के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों सुशील कुमार शिंदे, विलासराव देशमुख, अशोक चौहान, इन सभी ने मिल करके फ्लैट को कम कीमतों पर कुछ अन्य लोगों को बेच दिया। तो ये थी कांग्रेस सरकार की कुछ गलतियां और उनके द्वारा किए गए घोटाले, जिनकी वजह से कांग्रेस सरकार का इतना बुरा हाल हुआ है। तो कैसा लगा है आज का वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।